राम राम जी सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो या विषय बनाता हूँ वो अपने आप में कुछ थोड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। उसी कड़ी में आज फिर एक मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का विषय बहुत ही रहस्यमयी, अद्भुत और महत्वपूर्ण है। लेकिन उस विषय को कहने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने आज तक ऐसा निवेदन कभी नहीं किया, परंतु अब मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। जब भी आपके पास समय लगे आप तब देखें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आपको पसंद आए, आपके मतलब का ये विषय हो या नहीं हो, परंतु फिर भी आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर कर दीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक तरीके का एक वैश्विक षड्यंत्र है। सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप देखेंगे कि देखो, भारत तो वैसे भी कहते हैं ज्ञान का भंडार है, विश्वगुरु है। आप कोई भी ऐसा कंटेंट, मैं भी फेसबुक पे देखता हूँ, कोई भी महिला की आईडी से या कैसा भी कोई भी ऐसा अश्लील कंटेंट बना दे, हजारों उस पर कमेंट भी आ जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ वो शेयर हो जाती है, एकदम वायरल हो जाती है। और आप कोई ज्ञान की बात की या कोई विषय की बात रखेंगे, वो बिल्कुल उसकी रीच बंद कर दी जाती है। क्यों? कारण है उसका कि आप उसको पेड कीजिए, या तो आप पेड कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और इस तरह के अश्लील कंटेंट एकदम से वायरल होते हैं। तो कभी कभी लगता है कि क्या ये हम मानसिक दिवालियापन की तरफ हमको डाला जा रहा है। तो उसी विषय के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ज़रूर शेयर जरूर कीजिए। कम से कम हम आपस में एक दूसरे की मदद करके विषयों को फैला सकते हैं। कोई 10 लोगों तक ये पहुँचे और पता चले। ये आज के विषय को लेते हैं। हम सभी को पता है आज के समय में एक अज्ञात वस्तु, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, हमारे सौरमंडल में है, जिसका नाम 3I एटलस है। और ये 3I एटलस जो आज भौतिकी के सभी नियमों की धज्जियाँ उड़ा करके पूरे विश्व के अंदर हड़कंप मचा रहा है, वहीं हमारा भारतीय मीडिया आज केवल बिहार चुनाव के अंदर लिट्टी चोखा खा रहा है। देखो, ये खैर अपने अपने महत्व और रुचि का विषय हो सकता है। आज पूरा विश्व विज्ञान के प्रति थोड़ा ज़्यादा रुचि लेता है, उसके महत्व को समझता है। वहीं हमारे लिए शायद भारत में चुनाव ही अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो मीडिया न जाने कहाँ कहाँ कवरेज करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अद्भुत खगोलीय चीज़ हो रही है, ये मानव इतिहास में बहुत बहुत रेयर है। इसको मीडिया को कवरेज करना चाहिए था, जिससे कि हमारे भारत में भी जागरूकता इस पर आती। परंतु चलो, ये अपने अपने विषय की बात है। यही काफ़ी समय से हो रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे वेदों में जितना भी विज्ञान के सूत्र हैं, ज्ञान के सूत्र हैं, सब हमारी उदासीनता के कारण ही पाश्चात्य जगत, पश्चिम के वैज्ञानिक जो है उसको उपयोग कर रहे हैं और हम पर ही आधिपत्य वो जमाते जा रहे हैं। ये एक अलग बात हो जाती है। खैर, मूल बात क्या है कि हम सभी ये देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में है, भौतिकी के नियमों की धज्जियाँ कैसे उड़ा रहा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक सामान्य विज्ञान को समझना पड़ेगा। कि आप देखें, गैलीलियो से लेकर के आइंस्टाइन है, न्यूटन हुए हैं, स्टीफन हॉकिंग्स हुए हैं, और अभी वर्तमान में हम एलन मस्क भी कह सकते हैं। ये एक जो आधुनिक विज्ञान की जो ये यात्रा है, इसके अंदर भौतिकी के, खगोल विज्ञान से संबंधित अनेकों नियम बनाए गए हैं, सूत्र हैं। हम जटिल सूत्रों की बात नहीं करेंगे, वो तो विज्ञान के छात्रों का विषय है, परंतु जो सामान्य नियम हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सामान्य रूप से हम सभी को बिना पढ़े भी कुछ न कुछ हमें ज्ञात है। तो भौतिकी के सामान्य नियम जो खगोल से संबंधित हैं, वो क्या कहते हैं? सबसे पहला नियम तो ये कहता है कि हमारे जो सौरमंडल है, इसके केंद्र में एक सूर्य है। सूर्य के इर्द गिर्द हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, और धूमकेतु भी होते हैं, उल्कापिंड भी होते हैं। सूर्य जो सबसे अधिक बलवान और गुरुत्वाकर्षण उसका सबसे अधिक होता है, जो एक तारे की श्रेणी में होता है, उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से सभी ग्रह उसकी तरफ आकर्षित रहते हैं। और अपनी अपनी ग्रह, अलग अलग ग्रह उनको अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींचते हैं, तो ये एक तरह से संतुलित रहते हैं। और इनकी एक परिधि होती है, कक्षा होती है, जिसमें ये घूमते रहते हैं अंडाकार वस्तु में। ऐसा नहीं है कि कोई दाएं बाएं ऐसे ऐसे घूमते हैं। ये एक अंडाकार परिधि में अपने नियत रास्ते पर नियत गति से घूर्णन करते रहते हैं। और इसी प्रकार हमारे सौरमंडल की एक परिधि है, जहाँ पर सूर्य और अंतिम ग्रह की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ जा करके समाप्त हो जाती है, वो हमारे सौरमंडल की एक पूर्ण परिधि है। ऐसे ही जैसे हमारे पृथ्वी का आवरण के बाद, हमारे पृथ्वी के बाद एक गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है, तो दूसरे ग्रह का एक फोर्स बल लगता है। इस प्रकार ये
सामान्य रूप से घूर्णन कर रहे हैं और क्रमशः यही प्रक्रिया इस सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में, इसके बाद के सौरमंडलों में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे सौरमंडल है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी और ब्रह्मांड के अनेकों ब्रह्मांड भी इसी प्रकार गोल गोल अंडाकार घूम करके अपनी परिधि में घूमे जा रहे हैं। एक सामान्य नियम ये है। ऐसे ही अनेकों नियम हैं जो वैज्ञानिक बनाते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु जो आकाश में घूम रही है या विद्यमान है, वो उनकी परिधियाँ हैं कि ये ग्रह की श्रेणी में आता है, इन नियमों से ये क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है, इन नियमों से ये उपग्रह की श्रेणी में आता है, इन नियमों से ये एक तरीके से धूमकेतु है, इन नियमों से ये उल्कापिंड है, इन नियमों से ये तारा है या सूर्य है। ऐसे ऐसे नियम हैं। इसी प्रकार उल्कापिंड या धूमकेतु के विषय में भी कुछ कुछ नियम हैं कि उनका व्यास क्या है, उनकी वेलोसिटी यानी घूर्णन की गति क्या है, उनका जो व्यवहार है उनको देखा जाता है कि एक सामान्य धूमकेतु एक सौरमंडल में विद्यमान है, घूम रहा है, उसकी परिधि है, अचानक वो किसी ग्रह के संपर्क में आता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से वो आकर्षित होता है, तो या तो वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है अथवा वो उस ग्रह से जाकर के टकरा जाता है। अब मान लीजिए पृथ्वी का विषय लेते हैं तो इसका एक बाहरी आवरण है, वातावरण है, तो इससे इसकी तरफ आने वाला कोई भी ऐसा उल्कापिंड या धूमकेतु है तो वो इसके आवरण में जल करके भस्म हो जाता है, या फिर वो अपना कोई रास्ता किसी और ग्रह की गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर रास्ता बदलता है, परंतु वो विद्यमान है। कहने का अर्थ यह है कि एक सौरमंडल के अंदर विद्यमान जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इतनी सी है चाहे वो इतनी बड़ी है, वो अपने सौरमंडल के अंदर ही रहती है, इससे बाहर वो नहीं जाती है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण नियम के अंदर बंधी है। इससे बाहर यदि कोई वस्तु जाती है तो उसको एक निश्चित वेलोसिटी चाहिए, एक गति चाहिए, एक दिशा चाहिए। जैसे हमारे सौरमंडल से बाहर केवल एक ही वस्तु जाती है, गई है आज तक, जिसे हमने वॉयजर 1 वॉयजर 2 कहा है। ऐसे 2 ग्रह भेजे हैं, उसको एक नियत गति, एक नियत रास्ते पर हमने डाला है, तो वो हमारे सौरमंडल से बाहर जाकर के अंतर तारकीय की है, यानी इंटरस्टेलर वर्ल्ड में वो चले गए हैं। प्रथम बार कोई ऐसी चीज़ गई है। इसको हम अपने अध्यात्म की अगर मैं दृष्टि के कुछ सूत्र खोलूं, देखो हमारा जो शास्त्र वेद है, हमको एक कथा के रूप में या कहानी के रूप में कहा गया है। इसके सूत्र अधिकतर लोग नहीं सुलझा पाते हैं या उन्हें मालूम नहीं है, और ये विषय दूसरा है, परमात्मा की कृपा का है, तो हम उसको अलग तरह से मानते हैं। मैं एक छोटा सा वेद इसमें बताता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि एक बैतरणी नदी का हम संदर्भ देते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें गोलोक जाने के लिए ऐसे ऐसे नरकों से निकलते हैं, हमारे गरुड़ पुराण में आता है ये विषय, और एक अंत में बैतरणी नदी हमें पार करनी होती है, ये हम सामान्य रूप से समझते हैं। तो ये बैतरणी नदी क्या है? देखिए, हमारी पृथ्वी के बाहरी आवरण के अंदर एक काइपर बेल्ट है, जिसे पहली बार भारत ने भी क्रॉस किया था जब मंगलयान की बात आई थी, तो उसको पार करके ही मंगल तक पहुंचे थे। ऐसे ही जब रूस चाइना या अमेरिका ने अपने ग्रह यान छोड़ा था तो काइपर बेल्ट पार की। इसी प्रकार हमारे सौरमंडल के बाहरी आवरण के बाद भी एक बहुत विशाल काइपर बेल्ट है, जिसमें असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं है, ऐसे सब कुछ घूम रहा है। वो एक ऐसा रास्ता जिसे पार करना असंभव की बात होती है। तो ये भी विषय इसके अंदर आता है। तो एक नियम यह है कि सौरमंडल के अंदर विद्यमान सभी वस्तुएं उसके अपने सौरमंडल के अंदर रहती है। दूसरा, उल्कापिंड या धूमकेतु के रूप में अगर कोई नियम कहते हैं कि वे इतने अंतरिक्ष के ठंडे आवरण में रहते हैं कि वो धूल और बर्फ के अंदर जमे रहते हैं। जब वो किसी सूर्य या ऐसे ऊर्जा के स्रोत के नज़दीक पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम तो उनके पीछे एक पूंछ बन जाती है, क्योंकि बर्फ पिघलती है या धूल के कण पिघलते हैं ढील, तो उसके आगे बढ़ने वाले वेग के कारण पीछे वो एक पूंछ की तरह, पुच्छल तारे की तरह उसका एक वेग बन जाता है। तीसरा, उसका रंग उस ऊष्मा से लाल हो जाता है। एक नेचुरल बात है, ऊर्जा किसी धूल पे या बर्फ के ऐसे कणों पे डलती है तो वो एकदम लाल प्रतीत होती है। तीसरा, उसकी दिशा कभी भी एक निश्चित नहीं है, वो अनेक गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होता रहता है, और या तो वो नष्ट हो जाएगा या घूमता ही रहेगा। ऐसे सामान्य बहुत अनेक नियम हैं। तो ये तो बात हो गई एक सामान्य विज्ञान की। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्यों रहस्यमयी है। कि बहुत कुछ है जो नहीं बताया जा सकता है, नहीं बताया जा रहा है। लेकिन बात क्या है कि अभी मैं कुछ जब इस पर कल और आज मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि विषय सामान्य रूप से बाहर आ गया है, तो मैंने देखा कि वैज्ञानिक पश्चिम के क्या दावा कर रहे हैं कि हमने इसकी पहली तस्वीर 21 जुलाई को ली थी और हमको ये 1 जुलाई को पता चला, ऐसे चला, हमने ऐसा किया, हम इसको ऑब्जर्वेटरी कर रहे थे। तो मैं तो खंडन तो क्या कहूँ कि मैं इन विवादों में पढ़ना नहीं चाहता, परंतु ये सही बातें हो नहीं सकती। मैंने
देखो, वैज्ञानिकों ने इसको सितंबर माह के अंदर डिस्क्लोज किया है, देशों की, अपने अपने देशों की सरकारों को या पूरे वैज्ञानिक जगत को या देश दुनिया को सितंबर के अंदर इन्होंने डिस्क्लोज किया है। उसकी देखो एक तरीके से सबूत के तौर पे मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, जब इन्होंने पहली बार किया। अब वो कहते हैं कि हमको 1 जुलाई को पता चला, हमने 21 जुलाई को इसकी तस्वीर ली, ऐसा किया वैसा किया। ये सब भ्रामक बातें। अब पिछली आप कह सकते हो कि हमें तो 2 साल पहले भी पता था। 21 मई को मैंने एक पोस्ट डाली थी कि क्या हम अकेले हैं इस पृथ्वी पर या इस अंतरिक्ष में। वो 21 मई 2025 की बात है। उसके बाद 18 जुलाई को भी मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें हरी तरंगों का मैंने एक जिक्र किया था। सत्यता में ये 18 जुलाई को हमारे सौरमंडल की परिधि के नज़दीक से, मतलब इतना था कि ये हमारी तरफ बिल्कुल आने को तैयार था। ऐसे समझें इस बात को कि इसकी स्पीड जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप सोचें कि एक दिन 2 दिन में 24 घंटे 48 घंटे में कितना लंबा ये सफ़र करता होगा। 21 जुलाई को जब ये हमारी परिधि में घुसा है हमारे सौरमंडल की, तभी ये हमारे वैज्ञानिकों की जो आज की उन्नत तकनीकी हैं उनके रडार में ये दिखना शुरू हुआ कि कोई चीज़ आ रही है, चल रही है, यानी गतिमान है। अब देखो, इस बात को मैं ऐसे कहता हूँ कि अभी आप पीछे मेरे भी टेलीस्कोप देख रहे हैं, ये मेरे बेटे का टेलीस्कोप है, उसकी एक कंपनी है एस्ट्रोनॉमिकल हब, और वो भी कुछ चांद तारे देखता है। उसको मैंने बचपन से इस तरह के थोड़ा सा बताया है, तो वो बड़ा जिज्ञासु होकर के देखता है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है। उसका भी अपना एक यूट्यूब पे चैनल है एस्ट्रोनॉमिकल हब, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वो भी डालता है सीधी फोटो में, और विषय में रखता है वो। उसका फिजिक्स का एक चैप्टर है, मेरा दूसरा विषय है तो आप कर सकते हैं उसको भी चैनल लाइव। तो क्या होता है कि जब हमारा जो इंटरस्टेलर को वाइजर 1 वाइजर 2 गया, दूसरी बात जो टेलीस्कोप से हम तस्वीर लेते हैं, ये एक प्रकार से हमारी आंखों की तरह काम करता है। अभी तक विश्व के जो उन्नत जो हर्बल टेलीस्कोप है या और भी टेलीस्कोप हैं, कुछ धरती से हैं, कुछ अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं, वो हमारे काइपर बेल्ट से बाहर नहीं है, हमारे सौरमंडल से बाहर नहीं है, हमारे अंतरिक्ष में ही है। तो वो जब देखते हैं या उनसे कोई हम तस्वीर लेते हैं, तो वो रियल टाइम एक फ़ोटो किसी की दिखा दे। आप समझो वो कई सौ प्रकाश वर्ष दूर की भी फोटो ले सकते हैं, परंतु वो सामने स्थिर एक चीज़ की फोटो ले रहे हैं। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को वो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ऊपर से कोई निकल गया, नीचे से कोई निकल गया, वो ट्रैक नहीं कर सकते हैं उसको। कुछ दिख रहा है तो उन्होंने सीधा फोकस करके उसको देख सकते हैं, लेकिन उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो टेलीस्कोप से हमने तस्वीर ली है किया, ये तो एक अलग विषय होता है। ये तभी होगा जब आपको किसी चीज़ का पता चला। दूसरी बात, अब ये कैसे पता चलता है, तो एक ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कई दिनों तक उसको हम देखते रहते हैं कि कोई एक सामान्य फोटो निरंतर चलती रहती है, तो उसमें जो भी चीज़ हिलती है वो पता लग जाता है कि ये कल यहाँ थी, आज यहाँ है, कल यहाँ थी, ऐसे ये मूविंग है। तो हमको मालूम चलता है कि कोई चीज़ चल रही है। और ये संभव केवल अभी तक हमारे सौरमंडल के अंदर है। सौरमंडल के बाहर तो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम काम ही नहीं कर सकता है। तो इनको कैसे पता चला कि 1 जुलाई को कुछ ऐसा मूविंग हो रहा है, जबकि वो खुद ही मान रहे हैं कि हाँ, वो 21 जुलाई को हमने उसकी पहली तस्वीर ली। जब वो ट्रैकिंग मोशन में आया होगा तो उन्होंने क्लिक किया। उसके बाद अगस्त के आरंभ तक ये बात जिसको चिली के वैज्ञानिक को पता चली, उसने नासा को बताई, नासा या अपने देश के वैज्ञानिकों को बताई। उन लोगों ने 1 माह तक इसको ट्रैक किया है, इसके रास्ते को समझा, इसकी गति को समझा, इसका पूरा विवरण खाका तैयार किया है कि ये कहाँ इधर से आ रहा है, ये कब कहाँ पहुँचेगा, ये आगे कहाँ जाएगा। ये पूरा सिस्टम जब उन्होंने एनालाइज किया और माना कि हाँ कोई है जो इस तरह से चल रहा है, तब इन्होंने सितंबर में अपनी सरकारों को डिस्क्लोज किया है। जबकि मैं तो 16 अगस्त को भी मैंने एक पोस्ट डाली कि कोई आ रहा है इस तरह की। खैर वो विषय नहीं है, वो कहना कोई या वो नहीं है कि हमें कोई अपना ऐसा कुछ कहना है, वो मतलब उसमें हम नहीं जा रहे हैं, बात इधर तक आ रही है। तो इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि एकाधिकार है। एकाधिकार क्यों है? क्योंकि हमारे ही ज्ञान पे हमारी उदासीनता है या हम उसको ध्यान नहीं करते हैं। अब बात क्या आती है कि ये हड़कंप क्यों मचा रहा है। ये मुख्य महत्वपूर्ण बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये है या रहस्यमय बात ये है कि ये ऐसा क्या व्यवहार कर रहा है कि जिसके कारण ये पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर ये है। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि हमें भी जिज्ञासा लेनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है खगोल के अंदर। देखिए, ये भौतिक के जितने भी नियम मैंने बताए, इन सबको ये तोड़ रहा है। इसके अन्य कारण है। इसका नाम भी 3i एटलस इसलिए रखा कि इंटरस्टेलर यानी अंतरतारकी, यानी बाहर से आया हुआ एक तीसरा ऑब्जेक्ट है। 2017 में पहले आया जो बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, कोई 300-400 वर्ग मीटर का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था। ऐसे 2019 में आया, वो भी छोटा ही था, करीब 1 किलोमीटर से भी कम व्यास का था। ऐसे मान लीजिए कि छोटे कोई टोही विमान है। एक तो अचंभे की बात है कि इसका जो साइज़ है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का बताया जा रहा है। पहली बात, जैसे कोई मदरशिप, आप समझ सकते हैं मदरशिप के भांति है। दूसरी बात, ये विज्ञान के
सारे नियम कैसे तोड़ रहा है कि सब कुछ मैंने बताया, ब्रह्मांड से लेकर सब कुछ गोल अंडाकार घूम रहा है, लेकिन ये उसके विपरीत एक तीर की भांति सीधा चला आ रहा है, जो कि सभी नियम को ध्वस्त कर रहा है। मैंने बताया ना, कोई भी अगर धूमकेतु भी कहीं आ जाए या हमारे सौरमंडल में आ जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह की ग्रेविटी में आकर के घूमेगा, कहीं कोई तो उसको पकड़ेगा। जैसे हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो किसी भी ग्रह पे छोड़ते हैं तो उसका एक गुरुत्वाकर्षण उसे पकड़ता है और उसको अपने परिधि में घुमाता है। सबको तोड़ते हुए सीधा चला आ रहा है, पहला नहीं। अब ये प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ से आ रहा है। अभी तक इस बात का ये नहीं कोई जवाब मिल पा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, क्या इसका उद्देश्य है और कैसे ये घुसा है, समझ में किसी के अभी तक नहीं ये बात आ रही है। अब इसकी आयु की बात करते हैं तो कहते हैं हमारा सौरमंडल जो बना है वो 4.5 अरब करोड़ वर्ष पुराना है। 4.5 अरब वर्ष पुराना, करोड़ नहीं वर्ष पुराना, जिसमें सूर्य बना, पृथ्वी बनी, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 8.5 अरब वर्ष पुराना है। तो यानी ये बहुत कोई अलग ही है। तो अब इतने करोड़ों अरबों वर्ष के अंदर ये कितना लंबा सफ़र कर रहा है, 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये भी तो एक रहस्य की बात है, कहाँ से आया। चलो अभी तक इनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक संकेत करता हूँ कि आप धनु दिशा की तरफ इसका पाथ देख सकते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में हमने दिशाओं का निर्धारित किया हुआ है, धनु दिशा की तरफ से ये हो सकता है। खैर, अब आप समझें कि ये इतने लंबे समय से, इतने असंख्य की यात्रा करता आ रहा है, क्या ये कहीं किसी भी ग्रह से नहीं टकराया, किसी के संपर्क में नहीं आया, किसी तारे के, किसी ग्रह के, किसी भी गैलेक्सी के, किसी भी आकाशगंगा के या किसी भी सौरमंडल, कहीं संपर्क में नहीं, सीधा सीधा चला आ रहा, जैसे कि इसको एकदम स्तंभन है, कोई इसको छेड़ भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। पहला सवाल। दूसरी बात, जब ये हमारे सौरमंडल में आया है उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो देखा जा रहा है कि ये इसका जो रास्ता ये असामान्य है। अन्य धूमकेतु जिस तरह से व्यवहार करते हैं ये वैसे नहीं है कि मान ले इसके सामने कोई वस्तु आ रही है या कोई ऐसा पाथ आ रहा है, ये अपना दिशा को थोड़ा सा टेढ़ा दाएं बाएं करके वापस पुनः अपने रास्ते पे आ रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसा इसने सूर्य के संदर्भ में किया कि जब ये सूर्य के पास पहुंचा है तब ये सूर्य तो इतना गुरुत्वाकर्षणशाली है, जो इतने बड़े बड़े ग्रह खींच सकता है, वो 20 किलोमीटर के छोटे से उनके सूर्य के समक्ष से कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं है, राई का दाना भी नहीं है। सूर्य इसको जब पृथ्वी राई के दाने के बराबर समझ में आती है इतने बड़े व्यास में, तो ये तो छोटा सा है। ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उसकी तरफ नहीं गया, बल्कि इसकी गति बढ़ गई। 2 लाख जो लगभग थी वो 2.5 लाख के करीब हो गई और ये अपने रास्ते की तरफ चला। समझिए 2.5 लाख करने का मतलब है कि कम से कम 4 लाख किलोमीटर गति का वेलोसिटी लगाई होगी या 5 लाख की लगाई होगी, इतनी ताकत लगाई होगी, क्योंकि इधर गुरुत्वाकर्षण और भी ज़्यादा तेजी से खींच रही है और ये उल्टा बढ़ गई इसकी स्पीड उस पाथ से निकलने के लिए। क्योंकि इसको देखिए कितनी इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि इस गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सूर्य की तरफ ना खींच करके ये दाएं बाएं भी ताकत लगा करके अपने रास्ते पे बना हुआ है। ये बड़ा विचित्र बात। तीसरी बात, इसके ऊपर जो जल मिला है, बर्फ़ है, इसमें जल है, शुद्ध जल है, पूरी एनालिसिस हो रहा है और मान रहे हैं वैज्ञानिक कि हाँ इसमें भरपूर मात्रा में जल है। तो जब ऊष्मा के पास आया तो भाप बनकर धूल करके इसकी पूँछ क्यों नहीं बन रही है, ये भी वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी पूँछ नहीं बनी है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इसका रंग सूर्य के पास जाकर के लाल ना होकर के नीला हो गया और नीला होकर के एकदम से तेज प्रकाशमान हो गया, एकदम जैसे कोई चीज़ चार्ज हो जाती है और चार्ज होते ही इसकी गति बढ़ी है। ये कुछ चीज़ें जो वैज्ञानिकों की समझ से बाहर हैं। तो ये एक विश्व में बहस का विषय भी बन गया है कि ये एलियन शिप है या ये कोई सामान्य धूमकेतु है। ये बड़ी रहस्यमय विचित्र बात है, ये इनकी अभी समझ में नहीं आने वाला, लेकिन शोध के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मानव प्रजाति को मिलने वाली है आने वाले विज्ञान के लिए, जो बहुत मदद करेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, अब इसमें एक विषय में और आपको 1-2 संकेत और करता हूँ कि ये तो चलिए आ रहा है और सूर्य के नज़दीक पहुँचा है। एक पोस्ट मैंने और बीच में डाली थी कि हमारे शनि, हमारा पूरा सौरमंडल के जो ग्रह है या हमारी पृथ्वी है, ये शनि और सूर्य के मध्य ही है। एक शनि के पास भी कुछ है, आ जाएगा वो, अभी तक कहीं मीडिया में नहीं है, किसी को नहीं पता, वो भी जल्दी आ जाएगा। अच्छा, एक और इसमें बात मेरे को भी एकदम स्मरण में आ गई कि अभी एक सोशल मीडिया या कह लीजिए विश्व में कहीं पे भी ये बात कहीं नहीं है कि अपना रडार तो कुछ और बता देता है कि चाइना ने एक अभी प्रयास किया है, उसका कोई रेडियो उपग्रह है, उससे इसको जांचने की कोशिश की। उस तरफ जैसे ही मोड़ा है उस तरफ रास्ते की तरफ, तो
नष्ट हो गया है वो। ये भी थोड़ा सा विचित्र बात है, अभी सामने आई नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे और प्रश्न भी हैं कि रशिया का अचानक से न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट आज हो सकता है, अमेरिका ने भी कोई परमाणु परीक्षण किया है, मिसाइल, इस तरह की चीज़ें। अचानक से हड़कंप सा ये है। इधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, हम या तो उधर ध्यान है या हमारा बिहार चुनाव में, भारत में तो चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चुनाव की तरफ ध्यान है। तो ऐसे कुछ चीज़ें, गतिविधियाँ चल रही हैं। ये थोड़ा सा समझ की विषय हो सकते हैं। इस पर मैं ऐसे ही एक, आपको ध्यान होगा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था सिंदूर ऑपरेशन में, तो मैं एक दिन पहले ही कुछ अपडेटेशन चल रही थी, तो मैंने 12 मई को एक पोस्ट लिखी थी कि ये जो अनायास पाकिस्तान में भूकंप आ रहे हैं, ये परमाणु परीक्षण या तो किए जा रहे हैं या नष्ट कर रहा है अमेरिका के साथ। अब अमेरिका उस बात को डिस्क्लोज कर रहा है। पहले कहीं ये चर्चा में कहीं नहीं आई, लेकिन अब ये डिस्क्लोज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत सारे, मेरा अपना कोई जासूसी तंत्र हो या मेरे कोई अपनी टीम हो या मेरी कोई कंपनी है कि मैंने हज़ारों एम्प्लॉई पूरे विश्व में फैला रखे हैं कि मुझे कहीं से इनपुट मिलते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु हाँ, ठीक है, परमात्मा की कृपा है। मैं, कुछ चीज़ों का आदेश होता है, कुछ चीज़ों का नहीं होता। बल्कि मेरी श्रीमती जी भी मेरे को बहुत बार बोलती है कि महाराज क्यों ये सब चीज़ें आप डिस्क्लोज़ करते हो, क्या ज़रूरत है, क्या करना है, बेकार कोई विवाद बनाएगा, क्यों पंगा लेना। तो भैया मेरा पंगा आप मनुष्य से तो, इनसे तो नहीं है, अपने भारत के किसी भी व्यक्ति से नहीं है। मेरा पंगा, हाँ, मैं स्वतः ये जरूर मानता हूँ कि पाश्चात्य जगत के कुछ जो उनके व्यवहार है या उनकी जो करनी है उससे ज़रूर है कि ज्ञान हमारा है, हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का पुंज है, हमारे महात्माओं का, उनका जो जीवन, हजारों वर्ष के जीवन के तपस्या से जो ज्ञान विज्ञान हमको मिला, हमारी जो नस्ल है उसकी उदासीनता की वजह से वो पिछले 300-400-500 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारा ही उपयोग करके हमको ही साइडलाइन किया जा रहा है। तो मेरा एक थोड़ा सा निवेदन ये है कि इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं प्रयास करूँ, मैं सोचता हूँ कि अब इस पर भी कुछ वीडियो ऐसे बनाया करूँ कि भेदों को कुछ खोला जाए, प्रभु आज्ञा होगी तो, कि हमारे बच्चे, हम उनको प्रेरित करें ज्ञान विज्ञान की तरफ जाने के लिए, अपने अध्यात्म के अनुसार, अपने वेदों के अनुसार हम उनको भी डिकोड करें। हम उन्हें केवल एक ढकियानुसी बातें, अंधविश्वास मान करके साइड ना करें। मैं प्रयास करूंगा उनको, उनके रहस्यों को खोलने का, धीरे धीरे, कभी कृपा होगी। तो ऐसा में एक छोटा सा, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो बनाई है। अभी जैसे एक छोटी सी बात यह है कि जो ये घटनाक्रम चल रहा है ये सामान्य नहीं है, इतने में ही आप समझें। और विज्ञान के लोगों के लिए, या जो भी इसरो है या कोई भी ऐसी संस्थाएं हैं, इस समय मैं एक आपको कहता टिप देता हूं कि कैलाश अगले 30-40 दिन बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शोध के लिए। आगे तो थोड़ा चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन अभी ये 1 महीना आप शोध कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ होगा। ऐसे ही वो तो मुख्य केंद्र है, ऐसे ही आप धार्मिक रूप से ना समझें, लेकिन काबा, मक्का एक क्षेत्र है, मिस्र भी है, बारमूडा भी है, आर्टिका दक्षिण जो ये ध्रुवीय है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर भी कुछ कुछ शोध किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य तो वही है। ज़्यादा इस विषय को ना लेते हुए मैं अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आपको समय लगे आप इसको देखें, समझें। ये कुछ अलग चल रहा है, आप सौभाग्यशाली है हम सब कि हमारे सामने चल रहा है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो सौभाग्य ही कहूँगा। दुनिया परिवर्तन की तरफ जा रही है और ऐसा होता नहीं है, इसको शोध करना चाहिए। दूसरा, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक ये बात आगे पहुँचे। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम।